अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। नाज़रीन, आज के दिन की एक अहम, बड़ी और सबसे बड़ी खबर यही है कि एक बार फिर पेट्रोल बम गिराया गया है और अब की बार जो इजाफा हुआ है वो तारीख का सबसे बड़ा इजाफा है। पेट्रोल 26 रुपये 2 पैसे फ़ी लीटर महंगा किया गया। नई कीमत यूं पेट्रोल के 1 लीटर की 331 रुपये 38 पैसे हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल 17 रुपये 34 पैसे महंगा हुआ। यूं नई कीमत 329 रुपये 18 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। अवाम सरापा एहतजाज हैं, बिजली बिलों को रो रहे थे। अब पेट्रोल की कीमतों में हर 15 दिन बाद होने वाले इजाफे से मुताल्लिक़ एहतजाज करते हैं, शिकवा करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरी तरफ IMF के मुतालबे पर गैस की कीमतों में भी इजाफा होने का इम्कान है। बहुत जल्द गैस की कीमतों से मुताल्लिक़ भी आपको एक बुरी खबर सुनने को मिलेगी, जिसके लिए आपको जहनी तौर पर तैयार रहना होगा। साथ ही साथ आज के दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सर्विस का आखिरी दिन था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अफसरान और स्टाफ से खिताब किया और कहा कि मेरी मिसाल डूबते सूरज की सी है। आप दीदा भी हुए और आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल रुखसत हो गए। सुप्रीम कोर्ट में पीर के रोज़ से काजी फाइज ईसा की अदालत में अहम केसेस की समात होगी। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। मामलात किस तरफ जा रहे हैं, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बुनियाद जो पेट्रोल बम हुकूमत की तरफ से गिराया गया है, निगरान हुकूमत की तरफ से, वो निगरान हुकूमत के जिसकी हुदूद का तयन करना जो है वो इस वक्त मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ एक नया झटका आवाम को दिया जा रहा है। और हालिया जो झटका है वो पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का है। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपये 34 पैसे का इजाफा हुआ है। यूं डीजल की नई कीमत 329 रुपये 18 पैसे मुकर्रर की गई है। ये 15 दिनों के लिए है, जबकि कल के दिन जो निगरान सेटअप है, निगरान वज़ीर आज़म है या निगरान वज़ीर ख़जाना है, वो ये बता रहे थे कि मईशत बेहतर हो रही है, सनत से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तरसीलात ज़र भेजने वालों से मुताल्लिक़ उन्होंने इंसेंटिव्स का ऐलान किया और कहा कि क्रैकडाउन के अच्छे नताइज हैं, लेकिन फिर रात गए अवाम के साथ जो हुआ वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। राना वहीद हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं इस वक्त लाहौर की सड़कों पर क्या सूरत हाल है, लोग क्या कहते हैं, क्या जज्बात हैं। राना वहीद, बताइएगा, आप कहाँ हैं, आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं, वो किस अंदाज में शिकवा करते हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, लाहौर का इलाका है ये गुलबर्ग का, यहाँ पे मेन शाहराह के ऊपर जो है ये पंप है जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इस यहाँ पे अगर देखा जाए तो कल की रात की जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, उसके बाद मुश्किलात का भी सामना है। आज मैंने यहाँ पे पेट्रोल पंप पे जो शहरियों से भी गुफ्तगू की है और जो पेट्रोल पंप मालकान है उनसे भी मेरी गुफ्तगू हुई है। दोनों की तरफ से ये कहना है कि ये हुकूमत की तरफ से जो है ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा किया गया है, हम मजबूर हैं। दुकानदारों का कहना है कि हमारी जो यहाँ पे जो फरोख्त होता था पेट्रोल पहले, उसकी निस्बत आज की जो सेल है, और इसी तरह जो आम शहरी हैं उनका भी ये कहना है, जो मोटर बाइक वाला है उसका ये कहना है कि जहाँ था अब वो आधे लीटर पे आ गया है। इसी तरह बड़ी गाड़ियों की भी जो है कंजप्शन में कमी आई है, लोग जरूरी काम के लिए निकल रहे हैं, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो है दीगर अशिया खुरोनोश भी हैं उसमें भी इजाफा हुआ है। चूंकि यहाँ पे 332 रुपये फी लीटर जो पेट्रोल है वो आम आदमी को दस्तयाब है। तो ये सूरत हाल है शहर भर के अंदर। चूंकि जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो फिर रात 12 बजे जो है इसके रेट अपडेट कर दिए जाते हैं, चाहे पेट्रोल पंप के पास जितना मर्जी स्टॉक हो, तेल वो उसकी अपने कीमत नए चेंज हो जाती है। यकीनी तौर पर ये एक अंडरस्टूड फिनोमेना है। बहुत शुक्रिया राना वहीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और इस वक्त जो 332 रुपये पेट्रोल है वो लोग डलवाने पर मजबूर हैं। क्या करें, दफ्तर जाना है, किसी को अस्पताल लेकर जाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है। 18 माह से आवाम पर मुसलसल एक के बाद एक पेट्रोल बम गिराया जा रहा है। इसकी तफसील आपके सामने रखते हैं। निगरान हुकूमत ने आवाम पर यह तीसरा पेट्रोल बम गिराया है और इस तीसरे पेट्रोल बम की तफसील जो है वो ये है कि 26 रुपये तारीख का सबसे बड़ा इजाफा हुआ है। PDM हुकूमत ने आवाम पर 5 बड़े पेट्रोल बम गिराए थे। नई 2022 में PDM हुकूमत ने पहला पेट्रोल बम गिराया था। 1 जून 2022 को 30 रुपये का इजाफा हुआ। कीमत पेट्रोल के 1 लीटर की 209 रुपये हो गई। 15 जून 2022 को 24 रुपये के इजाफे के साथ कीमत 233 रुपये 86 पैसे हो गई। फिर 29 जनवरी 2023 को 35 रुपये का इजाफा हुआ। पेट्रोल 249 रुपये 50 पैसे का हो गया। फिर 22 रुपये का इजाफा फरवरी 2023 में पेट्रोल की कीमत को 272 रुपये पर ले गया और ये इजाफा रुकने का नाम नहीं ले रहा। 15 अगस्त 2023 को 17 रुपये 50 पैसे के इजाफे के बाद पेट्रोल की 1 लीटर की कीमत 290 रुपये हो गई। 1 सितंबर को 14 रुपये 91 पैसे का इजाफा, पेट्रोल 305 रुपये का हो गया और फिर 26 रुपये 2 पैसे के इजाफे के साथ पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे हो गई है। लोग क्या कह रहे हैं, आप भी सुने।
लाभ आएगा पूरी कौम पे। ये पेट्रोल का लाभ ऐसा महंगा है, ये हर चीज़ महंगी हो जाएगी। गवर्नमेंट महंगी करे ना करे। 10 रुपये पेट्रोल बढ़ता है, वो किराया 100 200 400 बढ़ाए थे, तो अभी हो सकता है हज़ारों रुपये उन्होंने बढ़ा दियो, क्योंकि अभी एकदम 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा है। ये 500 तक पहुंचा देंगे और फिर जो गरीब बंदा है वो घर बैठ जाएगा, आस्ते आस्ते मर जाएगा। बात यह है कि पेट्रोल ये महंगा नहीं हुआ, ये गरीब लोगों का खून चूसा जा रहा है, क्योंकि महंगाई से इतने तंग है, खाने को रोटी नहीं मिल रही है। जब बंदा एक मज़दूर बंदा गरीब बंदा काम नहीं करेगा तो बच्चों को क्या खिलाएंगे। ये हुकूमत को चाहिए कि गरीब अवाम का सोचना, ताकि गरीब बंदों को बच्चों को खाना मिल जाए। लोगों के जज्बात आपके सामने हैं, सारी सूरत हाल को डिस्कस करते हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। झगड़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस इजाफे पर सभी परेशान हैं, आप भी परेशान होंगे। आपका बुनियादी रद्द-ए-अमल क्या है इस 26 रुपये के इजाफे पर? पहली चीज़ तो ये है कि आपको याद होगा कि जब अप्रैल 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था और रजीम चेंज आई थी, तो बहुत तनकीद होती थी क्योंकि पेट्रोल और डीजल 150 रुपए के थे, या बिजली जो है वो 16 रुपए यूनिट की थी। आज वही बिजली जो है वो 75 रुपए यूनिट की बिक रही है। पेट्रोल और डीजल जो है वो 330 रुपए पे चला गया। जो डॉलर 180 पे था वो डॉलर 330 के ओपन मार्केट रेट से जब 300 पे कन्वर्ज करता है तो हुकूमत खुशियां मनाती है। इससे साबित क्या होता है? मेरे ख्याल में दो चीजें साबित होती हैं। एक तो यह कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की हम बहुत बड़ी कीमत अदा करते हैं। पाकिस्तान को एक बार फैसला करना चाहिए कि हमें किस टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए और हमें हुकूमतों को अपनी मुद्दत पूरी कर देनी चाहिए। और दूसरी चीज ये कि जो हम जब मुश्किल हालात में अवाम से सच नहीं बोल सकते, फिलहाल अवाम तो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, लेकिन जो सबसे हैरत अंगेज और सबसे खतरनाक बात है वो ये कि जो केयर टेकर हुकूमत है वो अवाम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि उनको कितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी, कैसे उठानी पड़ेगी और वो कैसे अपनी बेल्ट टाइटनिंग करें। आप कह रहे हैं हुकूमतों को मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती। 2014 में आपका धरना था, आपने एक हुकूमत को डिस्टर्ब किया, चीनी सदर आ रहे थे, उन्हें नहीं आने दिया, फिर नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए घर चले गए, तो मुद्दत आप भी पूरी नहीं कर सके। उसके बाद जो तसलसल वाले हैं उन्होंने तो मामलात को संभाला है। नतीजा क्या निकलेगा इसका जो इस वक्त इक़दाम हो रहे हैं? एक इदारा जो है वो इकोनॉमी संभाल नहीं सकता ना। एक स्टेट होता है, उसका एक गवर्नेंस सिस्टम होता है, उसमें बहुत से इदारों का रोल होता है। जुडिशरी का अपना रोल होता है, ब्यूरोक्रेसी का अपना रोल होता है, पुलिस का अपना रोल होता है, मीडिया का अपना रोल होता है, पार्लियामेंट का अपना रोल होता है। सिस्टम डिजाइन ऐसे किया गया है ना। ये इसमें कोई शक नहीं कि जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है या पाकिस्तान की मिलिट्री है वो पाकिस्तान का सबसे मजबूत इदारा है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि बहुत टाइम्स उनको अपने काम से बढ़कर काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारे बाकी इदारे कमजोर हैं और उसमें हमारी गलती भी है। उसमें सियासतदानों की गलती है, उसमें ब्यूरोक्रेसी की गलती है, उसमें जुडिशरी की गलती है। हमें ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान एक क्राइसिस में है बातें रिस्पॉन्सिबल करनी चाहिए, लेकिन ये हो नहीं सकता कि हम जुडिशरी को स्ट्रेंथन ना करें, ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रेंथन ना करें, पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रेंथन ना करें, और उसके बगैर जो है वो पाकिस्तान माशी तरक्की करे या इस क्राइसिस से निकले। आप क्राइसिस से निकलने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे बुनियादी तौर पर समझ ये नहीं आ रही कि जब आपकी हुकूमत थी 2018 में, एक साल आप लेट गए, उसके बाद आपको ये नहीं पता था कि आपका वज़ीर ख़जाना कौन होगा, फिर नून लीग ने मिफ्ता साहब और इसहाक डार के बीच में मामलात को उलझाया, तो ये मिस हैंडलिंग है हमारी, इसने भी तो हमें बड़ा नुकसान पहुंचाया ना। हम सब भुगत रहे हैं, और सिर्फ गरीब नहीं, सारे मिडिल क्लासेस, सिवाय मेरे ख्याल में जो लेट्स से जो टॉप 1% होंगे, ठीक है, मैं कहता हूं जिसकी 5, 6, 7, 8 लाख रुपए भी आमदन हो महीने की, उसके एक्सपेंसेस भी ऐसे जो है वो केटर होते हैं। फिलहाल एक ऐसे टाइम है जब सारे पाकिस्तान को अपने लाइफस्टाइल पे एक कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप ये देख लें कि मैंने पीडीएम जैसे ये नहीं कहा कि कीमतों को वापस 150 पे आना चाहिए
कि ये इर्रिस्पॉन्सिबल काम होगा। और कुछ लोगों में यही फर्क है, और मुझे फख्र है कि पीटीआई में मेरे ख्याल में इस टाइप के लोग सबसे ज्यादा हैं। जो आपने बात की कि पीटीआई ने एंड में कोई पेट्रोल पे सब्सिडी दी और उसकी वजह से ये यकीनी सब तौर कुछ पर हो रहा है, वो सब्सिडी वाले मामला हैं। आई एम सॉरी टू झगड़ा साहब, वक्त की कुछ कमी है, थैंक यू टाइम, आपका मौक़िफ़ आ गया है। आप कह रहे हैं कि पीटीआई में बहुत सारे लोग हैं जिन पर फ़ख्र हो सकता है। एक ऑडियो भी थी, आई नो अ गाय हू नोज़ अ गाय वाली, उस पर पता नहीं आप फ़ख्र करते नहीं करते। खैर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सेकंड इन्फॉर्मेशन जमात इस्लामी कैसर शरीफ साहब भी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। कैसर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर जमात इस्लामी ने तो हर मौके पर एहतजाज किया है, आवाज़ उठाई है, आप अभी सरापा एहतजाज हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। कुछ और क्या कर सकते हैं हम? बहुत शुक्रिया। देखें, ये हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी रवैया ही अपनाते हुए अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और ये एहसास दिला सकते हैं इनको कि ये चीज़ मज़ीद चलने वाली नहीं है। सिराजुल हक साहब ने रात भी कहा कि लोग घरों में बैठ के मरने की बजाय मौत ही हो, पीडीएम हो, ये सारी की सारी जो हुकूमतें आईं, ये उसी का तसलसल ये निगरान हुकूमत है। और महंगाई जो है इस वक्त चौथे गेर में है और किसी के काबू में नहीं आ रही। जिन लोगों को हम समझ रहे थे कि वो रिलीफ देंगे, उन्होंने तकलीफ़ में इजाफा किया। जिन लोगों को हम समझ रहे थे कि वो दुखों का मदावा करेंगे, उन्होंने कौम को, आवाम को मज़ीद दुख दिए हैं। और ये जो निगरान हुकूमत है, जो इसका असल काम था करने वाला, वो तो नहीं कर रही, लेकिन जो दीगर काम जो इनकी डोमेन नहीं है, इनको मैंडेट हासिल नहीं है, वो ये काम कर रहे हैं। और ये अफसोसनाक है कि 30 दिन के अंदर पूरी दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि पेट्रोल की कीमत में 58 रुपये पर लीटर इजाफा हुआ हो। पूरी आलमी मंडी में जो है वो पेट्रोल की कीमत कम हो रही है और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, डॉलर का रेट भी नीचे आया आपका, डॉलर का रेट भी नीचे आ रहा है। और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है उबैद साहब के जहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। और 58 रुपये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और सिर्फ ये पेट्रोल भी नहीं है कैसर साहब, इसका इम्पैक्ट हर चीज पे है। जो दाल सब्जी आप खरीदने जा रहे हैं, बिल्कुल है, हर बिल्कुल चीज इसका किरायों पे बिजली पे इम्पैक्ट आ गया है, इसका बिजली पे इम्पैक्ट है, इसका जो भी इस्तेमाल की अशियाए ज़रूरियाँ हैं सबकी कीमत बढ़ जाती है। कोई उसको चेक नहीं कर रहा, कोई उसको पूछ नहीं रहा। ऐसे लगता है कि जैसे मुल्क जो है वो होता है ना जी जंगल का कानून, ये जंगल का कानून भी नहीं है। ये तो इतनी ख़तरनाक महंगाई है कि कोरोना वायरस हम देखते थे कि जिसको पॉजिटिव होता था उससे लोग डरते थे, घबराते थे, परेशान होते थे और कुछ लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए। महंगाई तो 5% पॉजिटिव है, हर एक को आन लिया है, हर एक को आन लिया है। और सिर्फ अशराफिया 2-3% लोग हैं जिनको इससे कोई कंसर्न नहीं है। गरीब के लिए तो जीना भी मुश्किल है, मौत का भी उसका सामान जो है वो बिल्कुल आपसे उसने अपने जाने के लिए कफन दफन के भी पैसे छोड़ के जाना है, उसने जो गिरिए के दिन है 10-12 उसके लिए भी पैसे छोड़ के जाने घर वालों के लिए, न जी सकता है। पहले जो मुहावरे थे ना जी कि ये 2 वक्त की रोटी मुश्किल है, यकीन जानिए उबैद साहब आप सर्वे करवा लीजिए कि वाकयातन 2 वक्त की रोटी लोग नहीं खा पा रहे। देखें बिजली के बिलों में जो बेपनाह इजाफा है, जमात इस्लामी ने तो परसों आपने डेडलाइन दी थी उस पर 18 तारीख से हम पाकिस्तान के जो गवर्नर हाउसेज हैं उनके सामने धरनों का आगाज़ कर रहे हैं। आज इस वक्त भी एनर्जी कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी है। हम सिर्फ तनकीद बराए तनकीद नहीं करते। सिराजुल हक साहब आज हल पेश करेंगे कि मुल्क के हालात ये जो बन गए हैं इसको हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं और एनर्जी क्राइसिस को जो है वो हम कैसे टैकल कर सकते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में हमारा जो प्रोग्राम है वो जारी है और परसों से हम पेशावर इंशाल्लाह धरना देंगे गवर्नर हाउस के सामने और बड़ी तादाद में अवाम जो है वो हमारे साथ इंशाल्लाह निकल रही हैं और हम इनको मजबूर करेंगे कि ये अपने इन अजाफों को, इन जालमाना फैसलों को वापस लेंगे। वो तो कहते हैं बहरान ही नहीं है, महंगाई नहीं है, पहिया जाम नहीं होने। मैं कैसे साहब वक्त की कमी है, आपसे मजीद बात करता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर। जमात इस्लामी भी एहतजाज कर रही है, लोग भी एहतजाज कर रहे हैं, सारी सियासी जमातें इस वक्त एहतजाज का दावा कर रही हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। मरवा डेवलपर्स और सोल हाउसिंग सोसाइटी पंजाब पुलिस के शहदा की फैमिली के लिए उम्मीद की किरण बनी है। मरवा डेवलपर्स की तरफ से शहदा फाउंडेशन के लिए 1 करोड़ रुपये अतिया, जबकि शहदा के अहल खाना के लिए 21 प्लॉट्स देने का भी ऐलान किया गया है। चेयरमैन मरवा डेवलपर्स मलिक मुदस्सिर अली और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के दरमियान MOU साइन करने की तकरीब में पंजाब भर के पुलिस अफसरान ने शिरकत की। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं शिराज निसार।
ऑफिस लाहौर में तकरीब के दौरान चेयरमैन मरवा डेवलपर्स मलिक मुदस्सिर अली ने पंजाब पुलिस के साथ MOU साइन किया, जिसके मुताबिक मरवा डेवलपर्स अपने हर प्रोजेक्ट में पंजाब पुलिस के शुहदा के लिए कोटा मुकर्रर करेगी। तकरीब के दौरान CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना ने बताया कि हमने शुहदा की फैमिलीज के लिए चेयरमैन मरवा डेवलपर्स मलिक मुदस्सिर अली और उनके भाई मलिक असद को सिर्फ एक फोन कॉल की थी, दूसरी कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस बात की तस्दीक IG पंजाब ने भी की। बड़ी मेहरबानी है और अब ये मजीद भी पूरी तरह कोऑपरेट करने को तैयार है। इनके तो और भी प्लान है कि हम आपके लिए कॉलेज बना के देंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली वो आई साहब से हम पुटअप करेंगे। अभी तो इनिशियली जो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उसमें आपने बड़ी मेहरबानी की, हमारी हेल्प की, और बाकी भी आप इंशाल्लाह ताला हमने किसी और को कहा ही नहीं अभी तक। अभी सिर्फ एक ही फैमिली से बात की और वो इतने फोर्थ कमिंग थे कि उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया सोचने के लिए, बल्कि उसके बाद मुझे फॉलो अप कॉल्स आती रही कि आप ले कर रहे हैं, आप बताएं कब आपने प्लॉट्स लेते हैं। IG पंजाब ने कहा, जो खुदा के दिए हुए माल से खर्च करते हैं अल्लाह पाक उन्हें और भी नवाजता है। एक रात, एक लम्हा, वो एक खुशी का मौका, वो एक गम, वो एक उनके बगैर जो आपके साथी थे, आपके हस्बैंड थे, आपके वालिद थे, आपके भाई थे, उसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता। उनकी अजमत, उनके दर्जात, जो उनके वालिदैन के लिए उनका सदका जारिया, उनकी औलाद के ऊपर उसकी रहमतें, ये एक तरफ है, लेकिन उसकी जो दुनियावी कमी या उसके साथ जो आपको बर्दाश्त करना पड़ा, उसकी आपसे माफ़ी है, हमें उस पर माफ़ कर दीजिएगा। हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ हैं। चेयरमैन मरवा डेवलपर्स ने शुहदा फाउंडेशन के लिए 1 करोड़ रुपए अतिया करने का ऐलान किया, जबकि शुहदा की फैमिलीज के लिए 3 मरले के 17 प्लॉट्स और 5 मरले के 4 प्लॉट्स देने का ऐलान किया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। चेयरमैन मरवा डेवलपर्स मलिक मुदस्सिर अली ने कहा कि वो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा मौका मिलने पर अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। और इंशाल्लाह मैं अपनी सोसाइटी के अंदर इसका शुहदा का कोटा रखूँगा जो लाइफ टाइम चलेगा, जब तक ये सोसाइटी है, जब तक इसको स्पेंड करेंगे, और इंशाल्लाह ये सोसाइटी भी लाहौर की अच्छी सोसाइटी बेहतरीन डेवलपमेंट का मैयार होगा। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी का कहना था कि चेयरमैन मरवा डेवलपर्स के इस इकदाम से शुहदा की फैमिलीज को सर छुपाने के लिए ठिकाना मिल गया। इस मौके पर दर्जनों शुहदा की फैमिलीज में सोल सिटी हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉट्स तकसीम किए गए। तकरीब के दौरान शुहदा की फैमिलीज ने चेयरमैन मलिक मुदस्सिर अली का शुक्रिया अदा किया। ये मलिक मुदस्सिर साहब ने शुहदा के लिए ये प्लॉट्स दिए हैं। इस तरह अगर जो और भी इनकी तरफ नज़रसानी की जाए तो शुहदा की कुर्बानियाँ इंशाल्लाह ताला रहेगा नहीं जाएंगी। मेरे मियाँ शहीद हुए हैं गुलाम मुस्तफ़ा, उनकी शहादत के बाद मुझे प्लॉट दिया गया महकमा की तरफ से, और उनकी जो कमी है वो तो कोई नहीं पूरी कर सकता, लेकिन जो उन्होंने कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए, इस महकमे के लिए, वो रायगा नहीं गई। तकरीब में IG पंजाब उस्मान अनवर, CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना, DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी समेत AIG वेलफेयर मोहम्मद नवीद, DI मोहम्मद आतिफ और दीगर पुलिस के आला अफसरान ने शिरकत की। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू है जो शहीद का वो कौम की ज़कात है। अपने मोहसिनों को याद रखने वाली कौमें ही तरक्की की राह पर गामज़न होती हैं। कैमरामैन अरसलान और आगा जैन के साथ शिराज निसार, PNN लाहौर। तो शुहदा को हमें याद रखना चाहिए, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं और यकीनन ये एक ऐसा इक़दाम है। अब ज़रा एक मरतबा फिर जो पेट्रोलियम मसनूआत के मामलात हैं उसकी बात कर लेते हैं। जो कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, गुज़श्ता 5 सालों में कितना इजाफ़ा हुआ, मजमूई तौर पर ये भी आपको बताते हैं। पेट्रोल 65% और डीज़ल जो है वो 59% महंगा हुआ। 2018 में PTI हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो पेट्रोल 95 रुपये 24 पैसे फ़ी लीटर और डीज़ल 112 रुपये 94 पैसे फ़ी लीटर था। PTI हुकूमत के अख्ताम पर साल 2022 में पेट्रोल 149 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर था और डीज़ल 114 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर था। PTI दौर में पेट्रोल मजमूई तौर पर 36% और डीज़ल जो है वो 22% महंगा हुआ। PDM हुकूमत के 16 माह में पेट्रोल 45% और डीज़ल 47% महंगा हुआ। पेट्रोल 272 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर और डीज़ल 273 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर पर फ़रोख्त होता रहा और फिर अब तो खैर 332 रुपये तक मामलात आ गए हैं। अब ये 300 से नीचे जाना पेट्रोल की कीमतों का एक ख्वाब ही रहेगा और हम ये ख्वाब देखते रहेंगे। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पेट्रोल की कीमत पाकिस्तानी रुपए में कितनी है, ज़रा इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल इस वक्त हांगकॉन्ग में है, पाकिस्तानी 838 रुपये फ़ी लीटर है। आइसलैंड की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल जो है वो 731 पाकिस्तानी रुपये फ़ी लीटर है। भारत में पेट्रोल 387 रुपये फ़ी लीटर पाकिस्तानी है।
रूस में 1 लीटर पेट्रोल पाकिस्तानी 204 रुपये का है। इसके अलावा सऊदी अरब में 176 पाकिस्तानी रुपये का 1 लीटर पेट्रोल है। दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल जनूबी अमेरिका वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 4.5 रुपये पाकिस्तानी है। तो ये दुनिया भर की आप कह लीजिए कारनामे हैं, ये उनकी कीमतें हैं। और इसमें अफसोसनाक पहलू ये है कि ये पेट्रोल वहाँ महंगा नहीं मिल रहा। हमारा रुपया इतना नीचे आ चुका है कि हमें उनके यहाँ मिलता हुआ पेट्रोल महंगा लग रहा है। महंगे पेट्रोल पर शहरियों का पारा भी हाई है। हुकूमत के ख़िलाफ़ फट पड़े हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और कोई अपने अपने अंदाज में पार्लिमानी तरीके से तनकीद कर रहा है। आप भी सुने। पड़ गया, क्या करें अब, घर बच्चों को खिलाना भी इतना मुश्किल हो गया है और इनको कारोबार बिल्कुल भी नहीं रहा, बिल्कुल भी। इतनी महंगाई हो चुकी है कि बंदा खाना पीना भी ख़रीदना इस टाइम बड़ा मुश्किल हो गया है। पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वसाइल है नहीं, तनख्वाहें बहुत कम हैं और गुजारा बड़े मुश्किल। दिल तो करता है बाइक को घर खड़ा दें, साइकिल पे ही चलाएं बस, और तो कुछ नहीं है सर। पहले तो मोटरसाइकिल पे चले, अब वो भी चलना मुश्किल हो गया। अब जो कोशिश करते हैं कि बच्चों को लेके पैदल ही जाएं, जो हालात जा रहे हैं इस मुल्क के। सांसें हैं इंसान की, वही चल रही हैं, बाकी तो कुछ नहीं चल रहा। ना आटा ले सकते हैं, ना कोई चीज़ ले सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह ना काम पे निकल सकता है बंदा। पहले मजदूरी पे जाता था, पेट्रोल डलवा लेते थे, अब पेट्रोल डलवाना मुहाल हो गया है। ज़िंदगी बस मुश्किल रह गई है। कोई भी हुकूमत जो है ना वो आवाम के हक़ में नहीं है। जो पेट्रोल का रेट आ रहा है, मतलब किसी तरह से भी आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है ना। हम कचहरी जा रहे हैं, हमारे पास अब 1000 रुपये से क्या पेट्रोल आएगा गाड़ी में। कल से हम गाड़ी पे नहीं आ सकते, बाइक यूज़ करना पड़ेगा। हुकूमत जो पेट्रोल पंप है इनके ऊपर आवाम के ऊपर गिराई जा रही है। उनको गरीब को एहसास ही नहीं है। अब पेट्रोल महंगा हुआ है तो उससे सब चीज़ें तकरीबन जो इन्फ्लेशन का रेट है वो भी हाई हो जाएगा। तो लोगों का गम गुस्सा आपके सामने है। महदूद वसाइल हैं, तनख्वाहें बढ़ी नहीं हैं, और इन ना बढ़ने वाली तनख्वाह के बावजूद इस बढ़ती हुई महंगाई में वो ज़िंदा हैं। बड़ी मुश्किल है। और दूसरा, जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें भी कोई सहूलत नहीं है, क्योंकि वहाँ भी किराए में इजाफा है 15 से 20% तक। अब इस हालिया इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराया बढ़ाने का जो है वो फ़ैसला किया है। लाहौर शहर से दीगर शहरों के लिए किराए में तकरीबन 300 से 4 रुपये तक का इजाफा एक्सपेक्टेड है। लाहौर से कराची का किराया 6600 से बढ़कर 7000 रुपये हो गया है। रावलपिंडी का किराया 200, पेशावर का 2750 रुपये कर दिया गया है 200 रुपये इजाफे से। कोयटा और मरी के किराए भी बढ़ा दिए गए हैं। तो ये है जी सूरत हाल। ये है वो सारी सूरत हाल जिसकी वजह से कि आप कह लीजिए कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो फिर हर चीज़ जो है वो हमारी दस्तरस से बाहर हो जाती है। नजीब नाइट हमें ज्वाइन करें, उनसे के क्या हालात हैं। जी बिल्कुल, कराची के अवाम भी पूरे मुल्क की तरह हालिया पेट्रोल के इजाफे पर शदीद गम और गुस्से का शिकार हैं। 15 दिन में 41 रुपये बढ़ाए गए हैं और ये बहुत बड़ा इजाफा है। एक दिन कबल स्टेट बैंक ने शरह सूद के हवाले से बरकरार रखने के बाद ये कहा था कि आइंदा दिनों में महंगाई जो है वो कम होगी, लेकिन स्टेट बैंक के उस फैसले पर पेट्रोलियम की जो कीमतों में इजाफा है उसने पानी फेर दिया है और बड़े इजाफे के बाद आवाम शदीद गम व गुस्से का शिकार नज़र आते हैं। ख़ास तौर पेट्रोल बाइक सवार, मोटरसाइकिल सवार जो हैं उनको तो पेट्रोल पंप्स के जो मौजूद हैं ऑनर, उन्होंने 100 रुपये पेट्रोल देने से भी मना कर दिया है। 200 से 300 रुपये पेट्रोल डलवाने पर उनको मिल रहा है। उसके अलावा जो इजाफा है पेट्रोल बढ़ने के बाद दीगर अशिया पर वो नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 15 से 20% का इजाफा कर दिया है। ये तो खैर एक ऑब्वियस फैक्ट है कि पेट्रोल बढ़ेगा तो बाकी सारी चीज़ें भी आवाम की पहुँच से बाहर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया नजीब, आप हमें कराची करे थे। रेहान हाशमी साहब हमें ज्वाइन करें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है। रेहान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर अब मैं आपसे किस तरह से इसको करूं कि आप तो उन दोनों हुकूमतों का हिस्सा रहे कि जिसमें पेट्रोल आसमान की तरफ चला गया। आप क्या समझते हैं ज़्यादा कसूरवार कौन से वाले हैं, ये आखिरी 16 महीने वाले? रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि दोनों हुकूमतों का वो हिस्सा रहे हैं, वो क्या समझते हैं इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक, उनके क्या जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं। और यकीनी तौर पर जब आपने आवाम के दरमियान जाना है, अपनी इलेक्शन कैंपेन को चलाना है, तो फिर ऐसे में जहाँ कराची शहर के और बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ इस गम गुस्से में मज़ीद इजाफा होता है कि जब ये फ्रस्ट्रेशन हो, महंगाई हो, परेशानी हो, और इस सारी सूरत हाल में लोग बहुत ही परेशान हैं। वेलकम टू अनदर आवर ऑफ दी न्यूज़ रूम। और इस घंटे में भी यकीनी तौर पर आज की सबसे बड़ी परेशान कुन, हैरान कुन
खबर पेट्रोल की ही बात होगी, जिसमें तारीख का सबसे बड़ा इजाफा एक साथ 26 रुपये 2 पैसे का इजाफा हुआ है। यूं पेट्रोल अब 331 रुपये 38 पैसे का हो गया है। हाई स्पीड डीजल 17 रुपये 34 पैसे इजाफे से 229 रुपये 18 पैसे का हो गया है। निगरान हुकूमत आई है, जाएगी कब इसका तो अभी कुछ नहीं पता, लेकिन जब तक ये हुकूमत है ये जवाब दे किसी को है नहीं, और ये ऐसा कुछ करती रहेगी तो फिर आवाम कहाँ जाएंगे, लोग क्या करेंगे, ये एक सवाल है। इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ IMF की शराइत हैं जो कि पूरी होने का नाम नहीं ले रही हैं। गैस की कीमतों में 45% तक इजाफे की तवक्को है। यूं 435 अरब रुपए जमा किए जाएंगे IMF के कहने पर, क्योंकि हमारी इकॉनमी चल ही IMF के कहने पर रही है और हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते हैं। याद करेंगे उन साहब को जो आज अपनी सर्विस की मुद्दत पूरी करके घर जा रहे हैं। आप दीदा भी हुए हैं, बताते हैं कि उनकी मिसाल डूबते सूरज की सी है और हम उन्हें गुड लक कहेंगे। इसके अलावा बुनियादी तौर पर जो पेट्रोल है उस पर हम आपको भी गुड लक कहेंगे, क्योंकि यकीनी तौर पर आप भी ये डिज़र्व करते हैं। कितना पेट्रोल महंगा हुआ है ज़रा पहले आप ये देख लें। पेट्रोल जो है वो बुनियादी तौर पर 26 रुपये और 2 पैसे महंगा हुआ है, और यूँ पेट्रोल की जो कीमत है वो 331 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। रात 12 बजे आपके औसान ख़ता कर देने के लिए ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं और पूरा मुल्क चंद लम्हों के लिए सख्ते में आ जाता है। डीज़ल भी 17 रुपये महंगा कर दिया गया, 329 रुपये 18 पैसे का हो गया है। तो आप हैरान हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे कि कल दोपहर तक निगरान हुकूमत बताती थी कि सनत बेहतर हो रही है, क्रैकडाउन के अच्छे नताइज मिल रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन फिर ये क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर बार की तरह इस बार भी इस इजाफे को मुस्तरद कर रहे हैं और हुक्मरानों से कह रहे हैं कि कोई हमारा भी एहसास करो। अजाब आएगा पूरी कौम पे, ये पेट्रोल का अजाब ऐसा महंगा है, ये हर चीज़ महंगी हो जाएगी। गवर्नमेंट महंगी करे ना करे। 10 रुपये पेट्रोल बढ़ता है, वो किराया 100 200 400 बढ़ाए थे, तो अभी हो सकता है हज़ारों रुपये उन्होंने बढ़ा दियो, क्योंकि अभी एकदम 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा है। ये 500 तक पहुंचा देंगे और फिर जो गरीब बंदा है वो घर बैठ जाएगा, आस्ते आस्ते मर जाएगा। बात ये है कि पेट्रोल ये महंगा नहीं हुआ, ये गरीब लोगों का खून चूसा जा रहा है, क्योंकि महंगाई से इतने तंग है, खाने को रोटी नहीं मिल रही है। जब बंदा एक मज़दूर बंदा गरीब बंदा काम नहीं करेगा तो बच्चों को क्या खिलाएंगे। ये हुकूमत को चाहिए कि गरीब अवाम का सोचना, ताकि गरीब बंदों को बच्चों को खाना मिल जाए, खाना मिल जाए, बच्चों की फ़ीस दे दें। यही वो ख्वाब है जो कि अधूरे होते नज़र आ रहे हैं, पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। पेट्रोल भरवाएं, खाना खाएं, बच्चों के स्कूल की फ़ीस दें। अवाम ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फ़ौरी वापस लेने का मुतालबा किया। एक शख्स अभी आपने सुना होगा कहते हुए कि ये कीमत बढ़ते बढ़ते 500 तक चली जाएगी, गरीब घर बैठ जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता मर जाएगा। शायद इसी तरह हम आबादी को कंट्रोल कर लें। लोग क्या कह रहे हैं सुने। पेट्रोल ही इक्वल नहीं है, पेट्रोल सुबह बढ़ रहा है, रात को बढ़ रहा है, शाम को बढ़ रहा है, तो उससे ये किराया तो बढ़ेगा। फिर इनके पास कोई चीज़ अथॉरिटी नहीं है, तो ये चीज़ें जब तक दोनों बराबर नहीं होंगी उस वक्त तक ये चीज़ें नहीं हो सकती। इस महंगाई ने जो इस मुल्क में पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इस महंगाई की वजह से लोग बहुत तंग हैं और लोगों का जीना जो है दोबार कर दिया है। जो गरीब आदमी जो है वो बिल्कुल महंगाई की चक्की में पिस रहा है, चाहे वो पेट्रोलियम की मसनूआत हों या आटा हो, चीनी हो, सब्जियाँ हो, हर शय जो है वो तकरीबन आसमान से बातें कर रही है। 50 रुपया 90 रुपया कर छटिया ने असा गरीब बंदे की सारी दवाइयाँ मुश्किल से लेने, दवाइयाँ तिछने किराया बहुत देते। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बढ़ती हुई जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं हम उस पर बात कर रहे हैं और आवाम का गम और गुस्सा आपके सामने है। लोग परेशान हैं और हुक्मरानों से कह रहे हैं कि हमारी तरफ देखो, लेकिन निगरान हुकूमत जो है उसकी तवज्जो अभी तक इन लोगों की तरफ नहीं गई है। लेकिन क्या इस सारी सूरत हाल के ज़िम्मेदार कसूरवार सिर्फ निगरान हैं? उससे पहले 16 महीने वाले भी हैं, और 16 महीने वालों से पूछा जाए तो उससे पहले 3.5 साल वाले हैं। तो बहुत सारे मामलात हैं। अब तो खैर 3.5 साल वाले भी छोड़ के जा चुके हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे सवालात हैं और तमाम रेलेवेंट लोगों से पूछेंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब हमें ज्वाइन करें, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। फयाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनी तौर पर पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर कोई भी खुश तो होता नहीं है, सारे ही लोग मुतासर होते हैं। आप की नज़र में कौन ज़िम्मेदार है? क्योंकि अलीम खान साहब का आपसे कुछ देर पहले बयान आया कि दोनों हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं। आखिरी 16 माह वाली हुकूमत के तो आप तर्जुमान भी रहे हैं, आप उसका हिस्सा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप थोड़ा सा गलत कह गए। आखिरी 16 माह वाली जो हुकूमत थी वो PTM की हुकूमत थी और नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी।
और दूसरा मैं जो वफाकी हुकूमत थी उसका तर्जमा नहीं, आपके ऑन चौधरी साहब तो तर्जुमान रहे ना, मुआविन रहे ना। नहीं ओन चोई साहब और नुमान लंगड़याल साहब अपनी जाती हैसियत में थे। हमारी तो पार्टी अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई, हम कहाँ से जना उनके लाइक हो गए। वो जाती हैसियत में वहाँ पर मौजूद थे। आप जाती हैसियत मैंने कहते आ जाते हैं। बात कंप्लीट कर लो अपनी। जो अलीम खान साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंतहाई चालाकी, अय्यारी और मक्कारी की सियासत की जा रही है इस इशू के ऊपर। सारी दुनिया जानती है कि आज से 2 साल पहले अक्टूबर 2021 में पीटीआई की हुकूमत ने और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने IMF के साथ माहिदा किया था, और उस माहिदे के बाद उनके 20 क्लिप सोशल मीडिया पे मौजूद है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीवी पे उन्होंने आवाम को इंटीमेट किया था कि अब महंगाई का एक अजीम तूफान आएगा, तूफान अजीम आएगा जो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि IMF इसके बगैर हमें कर्जा देने को तैयार नहीं थी। तो जो मुआहिदा अक्टूबर 2021 में हुआ उसके तहत अगले 2 से 3 साल हर महीने 4 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़नी थी, और उस मुआहिदे के मुताबिक इस वक्त पेट्रोल की कीमत 300 से लेकर 315 के करीब होनी चाहिए थी, और तकरीबन उधर ही जाना ये पेट्रोल की कीमत है। फिर दरमियान में क्या हुआ? दरमियान में पिछले साल जब पीटीआई की हुकूमत कंफर्म हो गई चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कि वो जाने लगी है, उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछाते हुए आने वाली हुकूमत के लिए मसाइल क्रिएट करने के लिए उनके मशीरों ने उन्हें मशवरा दिया कि आप ऐसा करें, IMF से किया गया माहिदा करते। उन्होंने जनाब को 10 रुपये कीमत सस्ती की, कि जो उनकी एग्रीमेंट था कि हर महीने 4 रुपये महंगा करना है हर 15 दिन बाद, और उन्होंने 10 रुपये कीमत सस्ती की और ऐलान किया कि अगले 3 महीने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत जामद रहेगी, स्टैटिक रहेगी। अब ये बहुत बड़ी वायलेशन थी IMF के साथ। देखें फयाज साहब, आप कतः कलामी की माजरत, चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। चीमा साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं ना फयाज साहब, लोग आपकी इन बातों को जानते भी हैं, ये मुस्लिम लीग नून ने भी बड़ा बताया, पीपल्स पार्टी ने भी बड़ा बताया, लेकिन जब आप ये बताते हैं तो फिर फितरी तौर पर बनता ही है कि जब वो ये सब कुछ कर रहे थे आप थे तो उन्हीं के साथ ना। अच्छा, मैं जो चीज समझाना चाहता हूँ, आप लोग समझे हुए हैं सर, 332 रुपये जब देते हैं, समझ आ गई है सर, हमें बताया हमने मिलना किससे है। बात तो सुन लो यार, मैं आपने मुझे मिन्नत तरले करके जो है ना वो लिया है आपके कोऑर्डिनेटर ने और आपके चैनल बात सुनो। आपको सुनना चाह रहा हूँ, मैं आपको सुनना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम रिपीटेशन पे ना जाए सर, नई चीज हो। आप बोल रहे हैं, आप सुन नहीं रहे। प्लीज सवाल पूछे, लंबा सा आप पूछे, तसल्ली से सवाल कर ले, फिर मैं जवाब देता हूँ। सवाल हो गया। मुझे ये बताएं कि आप जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तनकीद करें कि वो जाते हुए 10 रुपये कम कर गए और 5 रुपये का उन्होंने बिजली पे भी दे, आप तो उस वक्त साथ थे ना। अब आप आज ये बातें करें, मैं फिर जाऊं किधर? मैं पीपल्स पार्टी की तरफ जाता हूँ, वो कहते हैं उन्होंने ये किया, नून लीग के पास जाता हूँ, उन्होंने कहा पहले वालों ने ये किया। आप उनके साथ होते हुए आज उन पर तनकीद कर रहे हैं, मेरा जिम्मेदार कौन है सर इस 332 रुपये फी लीटर का? सवाल पूछ लिया आपने, प्लीज जवाब दें। आप खामोशी से सुनिएगा, 2 मिनट टोकिएगा ना। जनाबे वाला, मैं आपके सामने फैक्चुअल पोजीशन पेश कर रहा हूँ, मैं उस हुकूमत की पेश कर रहा हूँ जिस हुकूमत का मैं हिस्सा था कि उन्होंने ये वाली हरकत की, जिसके बाद IMF के साथ सबूताज हुआ माहिदा, और उसके बाद जब नई हुकूमत IMF के पास गई तो IMF ने इस वायलेशन को बुनियाद बना के 1.5 साल PDM की हुकूमत को अपनी उंगली पर नचा कर अपनी मर्जी और अपनी मंशा के जो है वो टैक्सेस लगवाए, अपनी मर्जी और अपनी मंशा से जो है वो सब्सिडीज खत्म करवाई, और एंड पे आके आज से 3 महीने पहले इसी PDM की हुकूमत ने IMF की हर क्रूशल किस्म की रिक्वायरमेंट को तस्लीम करते हुए फिर ये माहिदा किया है, जिस माहिदे के बाद अब ये रेगुलर जनाब आपकी पेट्रोलियम मसनूआत का इजाफा होगा, उसमें पिछली हुकूमत भी जिम्मेदार है। ठीक है, मैं जरा चीमा साहब का भी इस पर टेक ले लेता हूँ। इसी तरह मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने भी मैं ज्वाइन किया। आप तीनों हज़रात से मैं जरा बारी बारी इन तमाम मामलात को समझना चाहूँगा। चीमा साहब आपकी तरफ आते हो, फयाजुल हसन चौहान साहब का मौक़िफ़ आपके सामने है। चौहान साहब तो चले भी, सवाल सुनना भी चाहिए, हमें सवाल लेने चाहिए लोगों के, इस तरह बुरा मना जाना तो अच्छा नहीं होता। खैर चीमा साहब, थैंक यू सो मच सर। देखा, आप जिम्मेदार हैं और आप भी एहतजाज कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। सूरत हाल ऐसी है, अवाम मर गई, लुट गए, सब बर्बाद हो गए, सब बर्बाद हो गए, हम भी उसी में आते हैं। और उसमें अवाम में मेहनत कश मजदूर, बेआसरा, बेसहारा, बेरोज़गार तबका, वन सेगमेंट ऑफ द मेजर सेगमेंट ऑफ योर सोसाइटी,
और उसके बाद आगे आपका सर सफ़ेद पोश तबका। हमारा चेयरमैन बिलावल हमेशा बात करता होता है कि सफ़ेद पोश के लिए ज़िंदगी शायद उनसे ज़्यादा मुश्किल हो गई। उसने सफ़ेद पोशी का भरम भी रखना है, उसने आए गए का ख्याल भी रखना है, उसने बच्चों की तालीम तरबियत जिंदा रहना है सर, ठीक है, और सफ़ेद पोशी की ब्रैकेट के अंदर जिंदा रहने की कोशिश करती है। सर कसम वाली बात है, अब सफ़ेद पोश के लिए ज़िंदगी हराम हो। जिम्मेदार कौन है सर? आप नहीं हैं? हाँ, आप नहीं हैं। आप फिर कैसे एहतजाज करेंगे इस पेट्रोल के बढ़ने पर? सर हम तकलीफ का इजहार ना करें, सिर्फ तकलीफ का इजहार करें ना। नहीं, आप फिर निगरान हुकूमत को जिम्मेदार क्यों कह रहे हैं? आप कहे हम जिम्मेदार हैं, हमसे गलती है, हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। नहीं सर, मैं उसमें ये कहूँगा, आप फिर वही बात करते हैं, अगर आप ऑनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक जमात को देना चाहेंगे और वो सारे ले लें, सर जी बस बता दें। आपने मुझसे बात की, मैंने आगे से क्या कहा? आपने कहा जिम्मेवार नहीं है, मैंने कहा हम जिम्मेवार हैं, ठीक है। कि सब कुछ ठीक भी नहीं हो सकता, ये उस नहज पे चला गया। सर ये सब कुछ हाल की घड़ी, इतनी मायूसी, इतनी परेशानी, इतनी तारीकी शायद हमने तारीख में नहीं देखी होगी, नहीं देखी होगी। सदमे से लोग चुप हैं सर, सदमे से भी पता चलता है ना, इतना इजाफा हो गया, आप कई लम्हों तक तो रह जाते हैं कि सर आप साकत हो गए, आप सकते में चले गए, सारी बातें 100% बजाएं, निकलना है ना, ठीक है। मैं ये हल की तरफ लेकर आता हूँ। पहले मैं ज़रा मुफ्ती किफ़ायत साहब की गुफ्तगू जो उनको शामिल गुफ्तगू। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनी तौर पर आप भी उतनी मुतासिर हैं जितने मैं हैं, जितने चीमा साहब हैं। जिम्मेदार कौन है? लोग सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि हमें सिर्फ वो बंदा आगे करो जिसने ये सब कुछ किया है। आपकी नज़र में कौन जिम्मेदार है? आपकी 16 माह हुकूमत रही, उससे पहले वाले 3.5 साल वालों को क्रेडिट दूँ, आपको जिम्मेदार ठहराऊँ, मैं किसके पास जाऊँ? देखें, आप हक़ाइक़ का सामना जिम्मेदार मालूम हो जाएगा। यहाँ मुफ्ती साहब हक़ाइक़ का सामना करते हैं तो उसमें तो ये भी पता चलता है कि जब मिफ्ता इस्माइल साहब अपने वक्त में पेट्रोल 15-16 रुपए बढ़ा रहे थे तो लंदन में बैठे हुए किसी शख्स ने कहा कि इससे सियासी डैमेज होगा, वहां से एक और शख्स को भेजा गया और उसकी वजह से फिर मुझे और आपको फिर मजीद नुकसान हुआ। और आज के दिन बात करने का मौका मिल जाएगा। प्लीज बात कीजिए। आप बात नहीं काटोगे? नहीं, मैं नहीं काट रहा, आप प्लीज बोले। ये ऐसा है ना कि आप इस निगरान को देखो, इससे जुड़े हुए आप पीडीएम की हुकूमत को देखो, पीडीएम से जुड़े हुए आप पीटीआई की हुकूमत को देखो, पीटीआई से जुड़े हुए आप शाहिद खाकान को देखो। और शाहिद खाकान साहब जब मियां नवाज शरीफ साहब को कान से पकड़ के बाहर किया गया था, उस वक्त कितनी महंगाई थी, डॉलर कैसा था, उस वक्त मैशत की हालत थी। अब मियां नवाज शरीफ साहब को एक साजिश के जरिए हटा दिया गया। साजिश कौन है? उसका बेनिफिशियरी कौन है? ये तो है ना। अगर आज भी मईशत को मियां नवाज शरीफ के इंड पे ले जाया जाता है फिर तो मामला ठीक है। एक गैर हकीकी, गैर अवामी एक साजिश तैयार की गई और एक आदमी को ठप्पों की बिना पर लाया गया, उसने मईशत को तबाह कर दिया। उसी तबाहशुदा मईशत का तसलसल था पीडीएम और उसी तसलसल ये निगरान। अब निगरानों को क्यों कोस रहे हो? पीटीएम को क्यों कोस रहे हो? आप पीटीआई को क्यों कोस रहे हो? जहां से एक आदमी गलती करता है उसको कोई नहीं पकड़ता। वही आदमी जिसने लॉन्च किया इमरान खान को, वो हमारा मुजरिम कौमी, उसको बाहर करो, उसका बेनिफिशियरी यही वाले, इन्होंने मुल्क को तबाह किया। ये हमारे मुझे बोलने की, मुझे सवाल करने की इजाजत है। जरा मैंने आपसे मौका मांगा है। हमने पीटीएम में रहकर तो कर्जा अदा किया है इमरान खान ने। इमरान खान IMF में गया है। सारी गलतियां तो यहाँ से है ना। कहते हैं कि एक आदमी मैं आपने इन मामलात को नवाज शरीफ तक रिवर्स किया सर। एक मिनट, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं माफी चाहता हूँ। ये बदअखलाकी हो रही है, लेकिन मुझे बात का मौका दे। आप कर लें। में काम करता रहे, आधे का बिल देना था, इसलिए आप हमें कोस रहे हैं। हम तो हमारे जोली में हुकूमत गिर गई थी, हम कौन सी हुकूमत उठाना चाहते थे। लेकिन ये बताओ कि जहाँ से मईशत की तबाह हुई और बुनियाद बना, लोग उन परदानिशीनों का नाम नहीं लेते। आज भी उनको सजा दी जाए, ये मईशत ठीक हो जाएगी। अब इस मईशत को उस वक्त ले जाओ जब मियां नवाज शरीफ को कान से पकड़ के निकाल दिया था बगैर किसी गुनाह के।
उस वक्त तक ले जाना, फिर मालूम होता है कि मुझे ठीक है मैं इसी बात में एक तो आपने कहा हुकूमत आपकी झोली में गिर गई थी, इसके लिए तो आपने तहरीकें चलाई, इस्लामाबाद तक गए, बिलावल साहब भी गए, महंगाई मुकाव मार्च भी किया। अगर आप फिर रिवर्स कर रहे हैं तो फिर नवाज शरीफ के पास क्यों लेके जा रहे हैं? फिर आप मुशर्रफ के मार्शल लॉ पे ले जाएं, 60 रुपए का डॉलर था, उससे पीछे जाइए, उससे पीछे लेते जाएं, फिर आप 47 में जाके लेते जाइए, चलते जाइए। हमारी द्वारा नहीं कहती, मैं समझ गया हूँ, आप भी वक्त गुजारी करना चाहते हैं। नहीं, मैं वक्त गुजारी नहीं करना चाहता मुफ्ती साहब। लोगों को देखें, ये पता है चीमा साहब के 150 रुपए का पेट्रोल था, इससे ज्यादा नहीं पता उन्हें। चीन, रशिया, जापान नहीं समझ आता सर मैंने 100 रुपए में 25 लीटर डीजल डलवाया है। अभी हालिया तारीख की बात करें, मैं इतना पुराना नहीं हूँ। ये अब ये जिस तरह की आप लोग बात करते हैं, फिर 93 भी है, फिर 98 भी है, फिर 88 भी है, फिर 85 भी है। लेकिन देखिए आप लोगों, अभी आप दोनों की मौजूदगी में आपसे बात कर लेते हैं। आप लोगों ने 16 माह साथ गुजारे, अब आप दोबारा किस नहज पर हैं? आज किस किस्म की बयानबाजी आप लोगों की तरफ से हो रही है? मुस्लिम लीग नून की तरफ से हो रही है? हमारी तरफ से तो सर कोई इस तरह की बयानबाजी नहीं हो रही, लेकिन वहां से बिल्कुल भी सियासी काट का और संजीदा तो कोई नहीं है ना? नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि मैंने क्यों कहा था कि हमसे मुराद मैं नहीं था, मेरी जमात नहीं थी, पॉलिटिकल एक पूरा एक एलीट कह लें, पार्टीज कह लें, सारे के सारे। सर जब मुस्तहकम होने लगते हैं, जब पॉलिटिकल मैच्योरिटी 2 में आने लगती है, तीसरी नमूदार हो जाती है। तीसरी आके तो पूरा बैलेंस खराब कर देती है। पूरी जौन सी पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, या उसके कोई कल्चर या विजडम है, या उसके असूलों कवायदो जवाबित है, वो सारे के सारे 1 मिनट में चुटकी बजाते खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से सर तजर्बेकारियों से मामलात नहीं चलेंगे। मेरा ख्याल अब बात हो जाने चाहिए। अब कल सर इंटरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा 2-3 दहाइयों तक, सुभान अल्लाह, आइन खत्म कर दें, आइन भी खत्म कर दें, कानून खत्म कर दें, हर चीज खत्म कर दें, और एक नया। इससे पहले सर 1.5 दहाई तक तो ये तजुर्बा चल के देख नहीं लिया आपने? उसके क्या असरात, उसके असरात, मैं समरात नहीं असरात कह रहा हूँ, आज के दिन तक पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। मतलब किसी ना कोई ख्वाब बेच के आ गया, कोई किसी ने वर्दी में नामदू व नसल्ले अला रसूल करीम करके उसके पीछे छुप के आ गया। आप लोगों ने वो जो ये सारी चीजें करते हैं उनसे बात की है? सर कौन ये सारी चीजें, मैंने तो इब्तदाई ये की थी कि तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। वो जिन्होंने नहीं पहने हुए उनसे बात की है? कोई है तो नाम बताइए जिसने नहीं पहने हुए। तरफ इशारा करेंगे, तीसरी कुव्वत आ जाती है, एक नई सियासी जमात आ जाती है। वो जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है उधर से आपने रिक्वेस्ट की कि सर थोड़े अरसे के लिए रुक जाएं, मेहरबानी। सर देखिए, तजर्बा रोकना क्या है सर? बोतल में से जिन निकलता है वापस नहीं जाता, जिसके मुंह को लगा खून भी वापस नहीं लगा, खून कभी नहीं वापस गया सर, और कौम भुगत रही होती। नहीं, आइंदा के लिए आपने बोला है कि हम में से किसी को चुन लें, चौथा ना लाना। सर मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, वो भी सुनते हैं, बोलने वाले हैं। अल्लाह सुनता है, वो नहीं सुन रहे। अब जो जिस नहज पे अवाम पहुंच गया सर अब रब सुनेगा, और इंशाल्लाह ताला सुनेगा। आप लोग इलेक्शन कैंपेन कैसे करेंगे? आप, नून, मुफ्ती साहब, तमाम लोग कैसे जाएंगे लोगों के बीच? सर जी हमारा तो बड़ा सीधा है, हम तो अवाम, हम अपने, क्योंकि 150 रुपये पेट्रोल पे चीमा साहब आप कहते थे महंगाई है, 332 रुपये पे आपको कुछ और ही कहना पड़ेगा। सर जी जुल्म है, ज्यादती है, ये वो मुकाम है कि जिसके जवाब में किसी के पास ना कोई जवाब है ना कुछ है। सर जी चार्टर ऑफ इकॉनमी सदर मोहतरम आसिफ अली रज़ाई साहब ने कहा है, आप ना आज माने, आप कल ना माने, आप जितना लेट करेंगे, जितनी ताखीर करेंगे, उतना इस कौम का और इस मुल्क का नुकसान होगा। बैठते हैं सारे इदारे भी बैठे। सर चार्टर ऑफ इकॉनमी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं, 2 सियासी जमातों ने तो कर लिया, तीसरी जमात नहीं मान रही थी। आप बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए कहते कि हमने इसको अपनी तरफ से शामिल कर लिया, कर ले 5 साल पूरे, हम तुझे कुछ। आपने तो बड़े होटल के सामने जो बड़े बड़े घर बने हुए हैं इस्लामाबाद में, वहाँ मीटिंग्स करके तय किया। मुझे उसका सिर्फ एक जवाब दीजिए, और फिर आपने 3.5 साल बाद भेज दिया। तो उसका फैसला, उस इकदाम का फैसला तारीख करेगी, लेकिन ये बता दीजिए कि पाकिस्तान की तारीख में वाहिद आईनी तरीके के साथ अगर कोई इस बार रास्ता बस बदल गया, प्राइम मिनिस्टर आईनी तरीका, रास्ता नहीं बदला, ठीक है, उसके तहत वो एक प्राइम मिनिस्टर जॉन साहब फारिग हुआ, ठीक है। आप लोग जब उससे पहले पार्लियामान में अपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 10 दफा ही एक्सटेंडेड हिज हैंड टू द देन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। उन्होंने कहा आओ, तुम आओ, अवाम की बेहतरी के लिए आओ,
पॉलिसीज़ के लिए आओ, लेजिस्लेशन के लिए आओ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तुम्हारा साथ दे। अच्छा, आप लोग अभी जो हनीफ अब्बासी साहब ने भी गुफ्तगू की अब से कुछ देर पहले, आप लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कुंडी साहब वगैरह, अवामी मसाइल की तो बात नहीं कर रहे, आप सिंध बचा रहे हैं, वो सिंध में जाना चाह रहे हैं, पेट्रोल कहाँ है सर इसमें? आपकी गुफ्तगू में भी कहीं पेट्रोल नहीं था। नहीं सर था, आप सिंध बचा रहे थे। नहीं बॉस, सिंध नहीं हम बचा रहे, और हम तो सिंध पाकिस्तान का सूबा है, नहीं, सिंध बचा रहे से मुराद आप अपनी जुरिस्डिक्शन बचा रहे हैं सर। हम अपनी वो वहां घुसना चाह रहे हैं सर जी। नहीं, उन्हें वहां कौन लेके जा रहा है सर? तो वो आए, हम तो, मैं 2 घंटे पहले भी ये बात की थी, अभी फिर कह रहा हूँ, मैंने तब मैंने सिर्फ ये कहा था कि पूरा पाकिस्तान हर सियासी जमात के लिए इकट्ठा है। महंगाई मुकाम मार्च करने जा रहे हैं। गिव मी 30 सेकंड प्लीज, इतना ही टाइम है हमारे पास। कि पूरा पाकिस्तान हर सियासी जमात के लिए खुला है, जहां चाहे आप अपने शाह सवार अपने घोड़े लेके पहुंचे। महंगाई के खिलाफ मैंने सिर्फ उसमें इतना कहा था कि जहां भी जाएं इसाक डार साहब को साथ लेके जाएं। वो तो लंदन में तो आए ना। महंगाई के खिलाफ मार्च कब से कर रहे हैं? महंगाई के खिलाफ कब से मार्च शुरू कर रहे हैं? हम बाहर कब हैं इस तकलीफ से? कब शुरू कर रहे हैं? चेयरमैन साहब कब लीड कर रहे हैं? हमने कब इस चीज पे मुदाहमत नहीं की? हमने तो तब भी की जब उन 16 महीनों में जब आपकी हुकूमत नहीं, उन दिनों में भी हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमारे चेयरमैन ने बात की थी। वक्त की कमी है चीमा साहब। सर आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, वक्त की कमी है, हम इंशाल्लाह बात करेंगे, दोबारा आपको ज़हमत देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इस फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, एक सवाल के बाद वो भी चले गए। आपका भी शुक्रिया चौहान साहब, और मुफ्ती साहब भी चले गए, आपका भी शुक्रिया। मैं एक ब्रेक के बाद आपसे मिलता हूँ। वेलकम बैक। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी सर्विस मुकम्मल कर चुके हैं। आज उनकी सर्विस का आखिरी रोज़ है, और आज भी उन्होंने जो अफसरान हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और अहलकार हैं जो मुआविनीन थे वहाँ पर उनका अमला था, उनसे खिताब किया है। और इस खिताब के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब आबदीदा भी हुए हैं, और उन्होंने ख़ुद को डूबते हुए सूरज से तशबीह दी है। चीफ जस्टिस ने खिताब में कहा कि मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुल्क में बहरान है, इन बहरानों का हल सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत निकल सकता है कि जब हम सब साथ हों। जस्टिस उमर अता बंदयाल की बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कारकर्दगी की बात की जाए तो आपको ये बताते हैं कि उन्होंने चीफ जस्टिस का ओहदा 2 फरवरी 2022 को संभाला। नई जिम्मेदारी संभालते वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की मेज़ 51,766 मुकदमात से भरी पड़ी थी। आला अदालतों और ज़िली अदालतों में कमोबेश 21 लाख केसेस ज़ेर अल्तवा थे। एक साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए। ज़ेर अल्तवा मुकदमात में 2,000 की कमी की गई। उमर अता बंदयाल ने बतौर चीफ जस्टिस सिर्फ एक मुकदमे पर अज खुद नोटिस लिया। ये है जी उमर अता बंदयाल साहब की मजमूई तौर पर कारकर्दगी। अब अगर बात की जाए इस दौरान उन्होंने कितने अहम फैसले सुने, कितने सियासी नौयत के अहम फैसले थे, तो कासिम सूरी की तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ रूलिंग कलअदम करार दी। इसके अलावा हमजा शहबाज शरीफ को वजारत आला से हटाकर परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन का हुक्म दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ पंजाब से मुतालिक। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून 2023 को मुअत्तल किया। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 को कलअदम करार दिया। मुबैना ऑडियो लीक्स कमीशन को काम करने से रोकने का भी हुक्म दिया, और जाते जाते नैब तरामीम से मुतालिक भी अपना फैसला जारी कर गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुज़श्ता 7 सालों के डाटा के मुताबिक सियासी केसेस किस जज ने कितने सुने, ये भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुल 134 सियासी केसेस सामने आए। पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा केसेस जस्टिस एजाजुल एहसन ने सुने, 63 केसेस उनके सामने आए। दूसरे नंबर पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 52 सियासी केसेस सुने। तीसरे नंबर पर जस्टिस मुनीब अख्तर 22 सियासी केसेस सुनने वाले जज हैं, जबकि चौथे नंबर पर अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं। उन्होंने गुज़श्ता 7 सालों में 11 केसेस सुने। और 5वें नंबर पर जस्टिस याहिया आफरीदी हैं, जिनके हिस्से में 10 सियासी केसेस आए। 6ठे नंबर पर जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, 9 सियासी केसेस उन्होंने सुने। 7वें नंबर पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, 7 सियासी केसेस उन्होंने भी सुने। ये अब सीनियर मोस्ट जज हो जाएंगे। कल जब चीफ जस्टिस हलफ उठा लेंगे अपने ओहदे का, तो इस सारी सूरत हाल के बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज होंगे। 3rd नंबर पर जस्टिस एजाजुल एहसन होंगे। और पीर के रोज़ जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मामला सुना जाएगा, अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो तरामीम है उनको तस्लीम किया जाता है और उस पर जो स्टे है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, तो फिर ये 3 जजेस बेंचेस की तश्कील से मुतालिक उमूमी तौर पर मुशावरत करेंगे और बेंचेस तश्कील दिए जाएंगे। हसनात मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामलों पर गहरी नज़र रखते हैं। हम उनसे डिस्कस करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि ये आज डूबता सूरज कितने लोग देखने आए और इस डूबते सूरज का कितने लोग इंतज़ार कर रहे थे। हसनात मलिक साहब, चीफ जस्टिस ने जाते हुए चीफ साहब ने अपने आप को डूबता सूरज कहा है, इस डूबते सूरज का कितने लोगों को इंतज़ार था और
पीर को जो सूरज तुलू होने जा रहा है वो क्या खबरें लेकर आ रहा है? देखें, सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा तकसीम रही है और वो तकसीम अगर आप देखें तो ये 6 साल से एक ही माइंड सेट ड्राइविंग सीट पे सुप्रीम कोर्ट रहा है। और ये सिर्फ जस्टिस बंदयाल का सूरज जो है वो गरूब नहीं हो रहा, ये एक माइंड सेट का सूरज गरूब हो रहा है जो साकिब निसार जब चीफ जस्टिस बने और उसके बाद से हम देखते हैं आसिफ सईद खोसा साहब हों, जस्टिस गुलजार हों और जस्टिस बंदयाल हों, तकरीबन आलमोस्ट इन्होंने जो है वो एक ही पॉलिसीज रखी। पीटीआई के हवाले से अगर कहें तो ये एक परसेप्शन रही कि इनका सॉफ्ट कार्नर रहा, नून लीग की शिकायत रही, नून लीग की लीडरशिप कुछ शिकायत रही। और अगर आप देखें तो नून लीग का पूरा नैरेटिव है वो पनामा जजेस और उसके बाद के चीफ जस्टिस के खिलाफ ही सारा कुछ चल रहा है जो सामने चीज़ें हैं। तो ये वो सारी परसेप्शन चीज़ जिसको एंड करने में ये नाकाम रहे। फिर इंटरनल पॉलिटिक्स रही, सारा इन अगर चारों चीफ जस्टिस को देखें तो सारी इनकी तवानाइयाँ सर्फ रही कि जस्टिस काजी फैसा को निकाला जाए सुप्रीम कोर्ट से। उससे पहले हम देखते हैं साकिब निसार के दौर में एक पिटीशन आती है कि जस्टिस काजी फैसा की अपॉइंटमेंट एज बलूचिस्तान हाई कोर्ट चीफ जस्टिस चैलेंज होती है। फिर उनके खिलाफ एक सदाती रेफरेंस आता है, उस पर भी अब रिपोर्ट आ चुकी हैं कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो अब रिटायर हो चुके हैं उनका एक नेक्सस था काजी फैसा साहब के खिलाफ। तो उन सारी हालात में भी काजी फैसा जो है वो इस सिचुएशन में हैं कि वो अब कल जो है वो अपने ओहदे का हलफ ले रहे हैं। और मेरा ख्याल है लकी वो इस तरह रहे कि जो रजीम चेंज हुई, अगर पीटीआई हुकूमत रहती, कुरेटिव रिव्यू फाइल हो चुका था, जजेस जो है वो 7 जजेस 6 साल में जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाया जा चुका था। अब जो कुरेटिव रिव्यू है पीटीआई की हुकूमत की वो टेकअप होगी, लेकिन वो नहीं हो सकी और उसकी वजह मेरा ख्याल है वो ये हुई कि रजीम चेंज हो गई। और फिर ये हुआ कि उस वक्त हमने देखा कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट में जब एक तनाव रहा उस वक्त जजेस के लिए और जो ड्राइविंग सीट पे थे खासकर जस्टिस बंदयाल, इनके लिए परेशानी हुई कि अब क्या किया जाए। तो कभी जो है वो वजीराबाद केस में अगर एफआईआर की बात आती है तो इमरान खान की मर्जी की एफआईआर नहीं कराई जाती, लेकिन इलेक्शन के मैटर में पीटीआई को फेवर की जाती है। इसके अलावा 63A की इंटरप्रिटेशन है। तो ये तो सारी वो लेगेसी है ना हसनात साहब, ये वो सारी लेगेसी है जिसके ये बड़े ख्वाहिशमंद थे और ये कहते थे कि एक लेगेसी जो है वो होनी चाहिए, लेगेसी क्या छोड़कर जाऊंगे, पहले दिन से इसके फिक्रमंद थे। तो अब ये सारी चीज़ें साथ जा रही हैं, शानदार लेगेसी है और आपने इसको बड़े दरिया को कूजे में बंद किया। माइंडसेट पीर के रोज़ से इसको किस तरह से देखा जाए, बड़े मोहतात अंदाज में बसद एहतराम, एक नया माइंडसेट है या जो एज पर द बुक बाय द लॉ सूरत हाल है उसकी वापसी हो रही है? माइंडसेट अब कोई नहीं होगा। देखिए, ये जो जजेस कहते हैं कि हमने आइन को फॉलो करना है, ठीक है आइन, लेकिन हर एक की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। माइंडसेट तो होगा, माइंडसेट आप नहीं कह सकते कि नहीं होगा, लेकिन ये है कि वो माइंडसेट, एक तो काजी फैसल साहब विक्टिम रहे हैं, वो खुद उन्होंने इतने खतूत लिखे हैं, चीफ जस्टिस के इख्तियारात में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिस तरीके से जजेस की अपॉइंटमेंट में कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो ये चीज़ें सब उनके सामने आनी है और अब उन्होंने ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना है। फिर उनके इर्द गिर्द जो जजेस हैं, बजाय लग रहा है कि जो उनकी टीम है वो सिविलियन सुप्रीमेसी को बिलीव करने वाली, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को बिलीव करने वाली है और उन्होंने हमेशा अपनी परसेप्शन ठीक रखी है, इंडिपेंडेंट जज के तौर पे रखी है। तो ये इस हालात में उनके लिए भी चैलेंजिंग है कि कैसे चीज़ों को चलाया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस हालात में वो गुजरे और जिस तरीके से उन्होंने हालात का मुकाबला किया और अब वो चीफ जस्टिस बने हैं, तो उनके लिए ये प्रेशर मैटर नहीं करते। चेंज बहुत ज़्यादा आएगी और यही बताया जा रहा है कि पहले दिन ही फ़र्क महसूस हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में कितनी तब्दीली आ चुकी है। तो लेकिन ये चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ग्रुपिंग है ये बड़ा एक चैलेंज तो होगा। इस ग्रुपिंग को कैसे दूर करते हैं? एक तरफ जो है वो बार जो है वो मुतालबा कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ जो है वो कंप्लेंट टेकअप की जाए। अगर वो कंप्लेंट टेकअप होती हैं तो फिर क्या वो जो दूसरे जो धड़ा है सुप्रीम कोर्ट में जो बंदयाल साहब के रहा है, क्या वो जजेस सारे इकट्ठे हो जाएंगे काजी साहब के खिलाफ? ये एक भी बड़ा मसला है उनके लिए, चैलेंज है कि वो किस तरीके से इस हालात को भी लेके जाते हैं उस
तो देखना होगा कि वो विद इन सुप्रीम कोर्ट जो है वो वर्किंग जो ब्रिफ्ट और डिवाइड है वो किस हद तक समझता है। वैसे आपने जो बात की कि माइंडसेट भी होता है और वो खुद विक्टिम भी रहे हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद उसमें से जब एक चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने जितनी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी उसकी खुद नफ़ी भी की थी। हसनात मलिक साहब, वक्त की कमी है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। पीर के दिन पर सबकी नज़रें हैं, पीर के दिन क्या होगा इस बड़ी अदालत में, उसके बाद आइंदा आने वाले दिनों का फैसला होगा। अभी एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। वो लोग जो लंदन गए हैं उनकी वापसी का वक्त हुआ चाहता है। एक जो कायद हैं मुस्लिम लीग नून के, वो 21 तारीख को आ रहे हैं। जो साबिक़ वज़ीर आज़म साहब हैं वो बताया जा रहा है 18 तारीख को पाकिस्तान आने वाले हैं और 19 तारीख को वो इजलास करेंगे और अपने बड़े भाई की वापसी से मुतालिक जो तैयारियाँ हैं उस पर वो गौर व खौस करेंगे और तमाम तर जो इस्तक़बाल के मराहिल हैं उनको हतमी शक्ल देंगे। मुख्तलिफ जो सूबाई सतह पर इंतज़ामात हैं, ज़िलाई सतह पर इंतज़ामात हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने प्लान करना है। इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा लंदन जाने वाली हैं, वहाँ पर कुछ मुशावरती सेशंस हैं, अपने वालिद से उनकी मुलाकात है, तो ये भी खबरें हैं। दूसरा, इसहाक डार की वापसी का भी खैर कोई पता नहीं है, गालिबन शायद वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साथ ही अक्टूबर में वापस आएँ, लेकिन वापसी आना पड़ेगा। दूसरा एक मामला है इंतहाई अहम नौइयत का, वो है साइफ़र केस। और साइफ़र केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो कल मुस्तरद हुई थी, जो खुसूसी अदालत है, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया और अब एक बेंच तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक इस मामले को पीर को सुनेंगे। रजिस्ट्रार ने इस सिलसिले में कॉज लिस्ट जारी कर दी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से ये जो दरख्वास्त थी इसे मुस्तरद किया गया था। शाह महमूद कुरैशी की भी यही दरख्वास्त थी ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की, लेकिन अब जो एपलेट फोरम है उससे रुजू कर लिया गया, यानी कि हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया है। पीर के रोज़ इस मामले की समाअत होगी। लच्छी के साबिक़ वज़ीर आज़म को ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी मिलती है या नहीं मिलती। दूसरी तरफ मामलात इस हद तक शदीद हो चुके हैं कि कल परसों तक साथ बैठने वाले वफाकी काबीना के इजलास एक साथ भुगताने वाले आज एक दूसरे को ताने दे रहे हैं। नदीम अफजल चंद और इसके अलावा कुंडी साहब ने आज एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की लाहौर में और उन्होंने मुस्लिम लीग नून पर जुमले कसे और कहा कि अगर कोई वोट को इज़्ज़त दो के नारे से भागा है तो इसमें फिर हमारा क्या कसूर है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया है कि सियासी जमातों के लिए इदारों के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं होती। वो हुकूमती इत्तेहादी तो हो सकते हैं मगर नज़रियाती इत्तेहादी नहीं। क्या कह रहे थे ये लोग, ज़रा आप भी सुने। अगर कोई अपने वोट को इज्जत दो के नज़रिए से भागा है तो इसमें हमारा क्या कसूर है। हम तो यही कहते हैं कि इलेक्शन हो और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की तर्ज पे ना हो, 9 सितारे फिर ना इकट्ठे किए जाए। हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि तमाम सियासी जमातों के लिए एक जैसा माहौल हो। इसमें कौन सा काबिल इतराज़ हमारा मुतालबा है हमारे चेयरमैन का या हमारी पार्टी का। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे हमारे सियासी साबका इत्तेहादी जो हमारे हुकूमती इत्तेहादी तो हो सकते हैं, कभी हमारे नजरियाती इत्तेहादी ना वो थे ना होंगे। तो मेरे ख्याल में क्योंकि अब हुकूमत तो रही नहीं, तो थोड़ा सा जब कोई अपने नज़रिए से भागा है तो हम तो अपने नज़रिए से नहीं भागे। इलेक्शन का सीज़न है और वो मशहूर जुमला कि PDM में लड़ाई हो गई वो हकीकत में ढलता नज़र आ रहा है। खैर, पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं थी लेकिन हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा थी, MKM भी इस इत्तेहाद का हिस्सा थी और MKM भी इस वक्त तड़ी लगा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MKM वफ़द की निगरान वज़ीर आला सिंध से मुलाकात हुई है। वज़ीर ख़ज़ाना यूनुस ढागा के हवाले से MKM के बयान पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में यूनुस ढागा के अचानक कलमदान तब्दीली पर भी बातचीत की गई है। पीपल्स पार्टी की बदमाशी नहीं चलने देंगे। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इलेक्शन से मुताल्लिक यकीनी तौर पर मौक़िफ़ हो सकता है क्योंकि इलेक्शन के बाद ये वफाक में तो गालिबन कंसिडर कर लेंगे इत्तेहाद का हिस्सा बनना, लेकिन सिंध में कहा जा रहा है कि GDA के साथ मिलकर इत्तेहाद बना रहे हैं और पीपल्स पार्टी को टफ़ टाइम देंगे। अब कितना टफ़ टाइम देंगे ये एक सवाल ही है। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम केस पर फैसले के बाद एक अहम पेशरफ्त ये भी है कि चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने नैब का एक अहम इजलास पीर के रोज़ तलब कर लिया है। अदालती फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। उधर बताया जा रहा है कि एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अकबर तारड़ कायम मकाम प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिए गए हैं और असगर हैदर की मुस्ताफ़ी होने के बाद प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का अहदा खाली था, तो अब इन हाउस जो रिसोर्स अवेलेबल था उसी को अपग्रेड कर लिया गया है। दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर आला पंजाब की मुश्किलात भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन ने हिरासत में लिया है। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब को अडियाला जेल से हिरासत में लिया गया। मकामी अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड भी मंजूर कर लिया है। अदालत ने परवेज़ इलाही का तिब्बी मुआयना करवाने का भी हुक्म दिया है। एंटी करप्शन परवेज़ इलाही को रावलपिंडी से लेकर लाहौर रवाना होगी। आपसे मुलाकात होगी पीर को। अल्लाह हाफ़िज़।